अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके कहना में इंतहाई बेदर्दी से अपनी ही औलाद ने वालिद को कत्ल कर दिया। कत्ल की मुहरिकात क्या हैं, कितने मुल्जिमान अब तक इस कत्ल में पकड़े गए हैं, बाप घर में ठंडी छांव की तरह होता है, बेटे इस नहज तक कैसे पहुंचे कि उन्होंने अपने सगे बाप की जान ले ली। मुल्जिमान की गिरफ्तारी और बुरसा जो है वो इंसाफ के लिए क्या दुआइयाँ दे रहे हैं, और इस किस्म के वाक़यात हमारे माशरे में क्यों का रूनुमा हो रहे हैं। हमारे माशरे के अंदर वालिद को और वालिदैन को इंतहाई इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है और उनके बारे में बात सुनना कोई गवारा नहीं करता। तो यहाँ पे अपने सगे बाप की जान ले ली, क्यों, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे नुमाइंदे जो काना में जिन्होंने इस स्टोरी को कवर किया था, ज़फ़र इकबाल साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन तक ये स्टोरी कैसे पहुंची थी और उन्होंने मौके पे क्या आके देखा था, क्योंकि हम इस टाइम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पर इनको कत्ल किया गया था। और सबसे अहम बात यह कि ये पुलिस मुलाजिम भी थे और एक ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इन्होंने एलीट फोर्स में VVIPs के साथ ड्यूटी करते गुजारा था। उनकी क्लोज प्रोटेक्शन यूनिट के अंदर वो रहे थे। और अभी हाल ही में जब इन्होंने अपनी 25 साल की सर्विस पूरी कर ली थी तो उसके बाद इनको जुडिशल सर्विसेज में भेज दिया गया था और मॉडल टाउन जुडिशल में ये आजकल नौकरी कर रहे थे। ज़फ़र साहब से पूछिए, ज़फ़र साहब, क्या आप तक इंफॉर्मेशन मिली थी जब आप स्पॉट पे पहुंचे, आपने क्या देखा, इब्तदाई तौर पे किन के ऊपर शक किया जा रहा है, ज़रा बताइएगा। उमर भाई, हमें ये जिस दिन वक़ूआ हुआ उस दिन सुबह सुबह इतला मिली थी कि पुलिस मुलाजिम को घर में सोए हुए को कत्ल कर दिया गया है। उसके बाद हम जब मौके पर पहुंचे तो हमने डेड बॉडी को तो मूव कर दिया गया था अस्पताल, लेकिन जब हम मौके पर पहुंचे हमने आके सारी चीज़ों की फोटेज बनाई तो हमने पूछा कि कहाँ पे ये कत्ल हुआ। तो वो ये कमरा है, मकतूल की कार AC चल रहा था, मकतूल की कार यहीं खड़ी थी जहाँ हम खड़े हैं और यहाँ पर उनके शूज़ उतरे हुए थे। उसके बाद हम इस दरवाजे से अंदर गए, उस दरवाजे से अंदर आके देखा तो उनके बेड के ऊपर जो है खून ही खून था। लाश भी बेड पे पड़ी, लाश जब तक मूव हो चुकी थी, फोरेंसिक टीम है और पुलिस ने शवाहिद, लेकिन कत्ल अंदर बेड पे किया, बेड पे हुआ था। खून इतना ज़्यादा था बेड के पूरी चादर जो खून से लथपथ थी। उसके बाद वहाँ को मोबाइल की, छोटे मोबाइल नोकिया की बैटरी नीचे पड़ी थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी मौके पे जो कि हमने नोट की कि ये जो कातिल है कम अज़ कम कोई भेदी आदमी है, बाहर का नहीं है, क्योंकि हालात वाक़यात हमें उस वक़्त यही महसूस हुए थे। उसके बाद हमने इसे कवर किया। उसके बाद इन्होंने वो जो उसकी दूसरी बीवी थी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था और जावेद इकबाल ने, जो उनके मकतूल के भाई हैं, उनके और कुछ उसके अजीज़ों के सगे भाई की मुकदमा दर्ज हुआ था। और जो मुकदमा दर्ज हुआ खातून की, मकतूल की बीवी के, दूसरी बीवी, पहली बीवी 2-2.5 साल पहले फौत हो चुकी। उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की और पहली बीवी से 3 बेटे हैं, जो कि छोटा बेटा है वो मैट्रिक का तालिब इल्म है। तो उस वक़्त हालात यही थे कि खातून जो सबका बीवी थी इनकी, यानी अब मौजूदा जो बीवी थी उसके ख़िलाफ़ और उसके अजीज़ों के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करवाया गया था। लेकिन बाद में तहकीकात में ये बात सामने आई कि असल कातिल तो उसके अपने ही 2 हकीकी बेटे हैं और साथ वो खातून को बताया जाता है कि उसके साथ मिलकर इन्होंने कत्ल किया। कौन कौन पकड़ा गया? इसमें 2 मकतूल के बेटे पकड़े गए और खातून ज़ेरे हिरासत है और जिनसे पुलिस अभी मजीद तफ्तीश कर रही है। ये जो हमारे साथ मौजूद हैं उनके मकतूल के बेटे हैं? हाँ जी। ये इनका नाम नहीं है उसमें? नहीं, इनका नाम नहीं है उसमें। यार आपका नाम? हमाद, आपको पता है आपके वालिद साहब को कत्ल किया और उसमें भाई मुलविस थे? नहीं पता। नहीं, यानी कत्ल करने से पहले कोई ऐसी चीज़ आपको पता थी कि आपके भाई जो हैं वो इस कत्ल में मुलविस हो सकते हैं? नहीं, पहले नहीं पता था मुझे। क्या हुआ क्या उस दिन, आपने क्या देखा, आप कहाँ पे थे? मैं अपनी भैंसों पर था, मैं वहाँ सोया हुआ था। जब सुबह आया, सुबह यहाँ रोला मचा हुआ था, जब मुझे पता लगा कि कत्ल हुआ है, पापा गए। तो आप यहाँ से कहीं और सोते थे? यहाँ पे नहीं सोते थे? इस घर में नहीं सोते थे? नहीं, यहाँ नहीं सोता। कितनी दूर सोते थे आप यहाँ से? 3-4 किले दूर से। 3-4 किले दूर है। तो आपको कैसे पता चला कि वालिद को कत्ल कर दिया? मुझे फ़ोन किया था छोटे भाई ने कि पापा खून में लथपथ हैं, जल्दी घर आ। ये वही छोटा भाई है जो कत्ल में मुलविस भी है? फिर उसके बाद आपने आके क्या देखा? मैं यहाँ ताइबू था, मैं उससे पूछा, ताइबू कह रहा तुम्हारे पापा बहुत हो गए,
फिर मैं वहाँ पापा अंदर आ आपका भाइयों के साथ कैसा ताल्लुक था अपने? गए। झगड़ा होता था बस, किस बात पे? वैसे छोटी मोटी बातों में, घर के झगड़े का। आपस में आप लोग एक दूसरे से बातें वगैरह शेयर करते थे? नहीं, इतनी नहीं थी। दोस्ती वगैरह नहीं थी ज़्यादा? वो घर ही रहता था, बड़ा भाई है जो, वो वहाँ नहीं आता था, मैं भैंसों पे होता था। ठीक। अभी मुकदमा जो है आपके चचा ने दर्ज करवाया, आप मुद्दई नहीं बने? नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया। आपने मकतूल के बेटे की गुफ्तगू सुनी। इसके जो 2 बड़े भाई हैं वो पुलिस ने पकड़ लिए। में मुकदमा जो है वो मकतूल के छोटे भाई की मुद्दई में दर्ज किया गया। उनके पास चलते हैं, दीगर अहले खाना के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, ये मुहावरा तो सुना था, आज तो हकीकतन उनके सगे बेटों ने, हकीकी बेटों ने अपने बाप की जान ले ली। वजह क्या है? क्योंकि मकतूल का जो बेटा है ये तो कह रहा है कि उसको नहीं मालूम कि भाइयों ने ऐसा इकदाम क्यों किया जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, और जो बड़े हैं इस खानदान के उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ऐसी मुहरकत हुई कि अपने बेटों ने ही बाप को कत्ल कर दिया। बाप घर के अंदर एक तनावर दरख्त की तरह होते हैं जिसकी छाँव के नीचे बच्चे जो हैं वो खेलते फलते फूलते हैं, और वालिद का साया जो है वो किसी भी घर के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। और कोई औलाद यानी अगर वालिद के बगैर कोई बच्चा परवरिश पाता है तो उसकी जो परवरिश होती है उसके अंदर वाज़ेह फ़र्क दिखाई देता है कि उसने अपने बाप के बगैर जो है वो परवरिश पाई है। इसीलिए हमारे सोसाइटी के अंदर वालिद को एज ए रोल मॉडल जो है वो देखा जाता है। लेकिन जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर औलाद ने ही यानी सगे बेटों ने अपने बाप को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस कत्ल के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, क्यों बेटों ने इंतहाई इक़दाम उठाया, ये जानने के लिए मकतूल के वर्सा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा हुआ कि बेटों ने इंतहाई इक़दाम उठाया और अपने बाप को जो ना सिर्फ इंतहाई शफीक बाप था बल्कि हर तरह से बच्चों का ख्याल भी रख रहा था, तो फिर क्या वजह हुई। उनके जो अहले खाना हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जानते हैं। भैया आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जावेद है। जावेद, आप मकतूल के क्या लगते हैं? मेरा बड़ा भाई था जी। और मुद्दई मुकदमा भी आप? जी, मुद्दई मुकदमा भी मैं हूँ। क्या हुआ, आपको क्या पता चला उसे? एक्चुअली मेरा भाई ना बड़ा शरीफ आदमी था, ऑनेस्टली उसने ड्यूटी की है सारी उम्र, मतलब एलीट फोर्स में रहा है, कोई थाना वगैरह। पुलिस मुलाजिम थे? जी, पुलिस मुलाजिम था। साकिब निसाब साहब यानी VVIPs के साथ उसकी ड्यूटी रही है। उसने अपना साइड बिजनेस भी बनाया हुआ था। 3 बेटे हैं उसके, ठीक है। पहली बीवी थी, उसकी डेथ हो गई थी 2 साल पहले। अब उसने दूसरी औरत से निकाह किया था जिसका नाम जीनत बीबी है, ठीक है। कुछ अर्सा इनके ताल्लुकात ठीक रहे हैं, चलता रहा है घर, ठीक है। उसके बाद थोड़ी हल्की फुल्की नाचाकी शुरू हो गई जो कि मियाँ बीवी के आपस में होती है, उसका मतलब हमें इल्म नहीं था। उसके बाद जब थोड़ी शिद्दत इख्तियार की तो वालिद साहब और बड़े भाइयों से वो हमसे भी सबसे बिठा के जिक्र करता रहा कि यार मेरे ताल्लुकात अब इस बीवी से ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके पीछे रीज़न का हमें नहीं पता चल सका था। कुछ अर्सा गुजरा तो फिर मतलब बातों बातों में पता चला, बड़े भाई ने महसूस किया कि यार जो बड़ा बेटा मेरा है ना वो इस की फेवर ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। उसके बीच आपकी दूसरी भाभी से जीनत बीवी के साथ जो अब भाई ने 2-4 दिन पहले ही बतलाया कि भाई जो है ना मुझे महसूस हो रहा है कि ये जो है ना जीनत बीबी मेरे साथ कुछ करवाएगी, ठीक है। उसके बाद जो जीनत बीबी के साथ शादी हुई थी, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज हुई? लव मैरिज तो नहीं थी, मतलब उनके दोस्त थे, उसने किसी ने उसका निकाह करवाया था, ठीक है। उसके बाद जो हुआ इनके यहाँ पे काफ़ी झगड़ा हुआ, उसके भाई भी आए, तलह कलामी हुई, मतलब धमकियाँ भी एक दूसरे को लगाई गई। रिसेंटली जब ये वक्वे से चंद दिन पहले ही वो रूस के चली गई यहाँ से, सामान वगैरह भी उसने, बैग, अटैची केस, संदूक वगैरह, वो सारा। उसका 2 मामे थे और एक भाई था, बड़ा भाई, ठीक है। वो गाड़ी लेके आए, गालबन 63-14 नंबर था गाड़ी का, सिटी गार्ड थी।
उसमें वो रख के सारा सामान ले गए। वो फिर भी तरियाँ लगाती रही यहाँ पे कि मैं ये घर बंद हो रहा है तो ये बंद ही रहेगा, मैं तुझे मरवा दूंगी, मैं तो ये नहीं करूँगी। जिस अच्छा, तरह इस हद तक वो धमकी लगा के गई कि मैं लेकिन उसके मरवा भाइयों ने भी कहा हमने कौन सी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, हमारे जो असले हैं उनमें कौन से जंग लगे हुए हैं। लेकिन क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ही ख़ानदान है पूरा गाँव, ठीक है, 70 घर हैं तकरीबन इसमें, ठीक है, सारे मुलाजम पेशा लोग हैं, 20 के करीब तो हम पुलिस मुलाजम ही हैं, ठीक है, मैं भी हेड कांस्टेबल हूँ, सेफ सिटी में मोहर लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो हमने उसको लाइट लिया कि यार जिस तरह घरों में मतलब इस तरह मामला होते रहते हैं। उसके बाद वो चली गई है, बाद में भी मतलब धमकियाँ शुरू होती रही हैं। फिर इस वक्त से 2 दिन पहले पंचायत हुई, उनके भाई भी आए, उस वक्त भी यही मामला हुआ कि भाई उन्होंने कहा कि ये हम इसको ये कर देंगे, हम इसको वो कर देंगे, ठीक है। जो ये बेटा था ना वो मुसलसल मतलब उनकी फेवर कर रहा था, मतलब उनकी साइड पे खड़ा था, सुतेली माँ। हाँ जी, उनकी साइड पे खड़ा था। तो जब सुबह मैंने भाई से मैंने भी ड्यूटी जाना था, मैंने जब आवाज़ दी भाई को तो अंदर से कोई आवाज़ ना आई, ठीक है। फिर मैंने आके देखा तो वो उसके सर पे खून और सारा मतलब बहुत ज़्यादा खून था, पीछे डंडे की चोट लगी हुई थी। हमने समझा कि पता नहीं क्या क्या मसला हुआ है। जब देखा सारे इकट्ठे किए, मैंने शोर किया, सारे आ गए, इसके बेटे भी आ गए। तो शक व शुबहात तो जाहिर है उस समय बेटे मौजूद थे, बेटे मौजूद थे, आगे थे, ठीक है, क्योंकि वो बाहर हवेली है इसकी, बेटे उधर सोते थे, ये अकेला इधर सोता था। इस वक्त वैसे पहले वो बीवी और उसके साथ एक बेटी भी थी पिछले मियाँ से, वो भी ले आया था कि यार मेरे घर में बेटी नहीं है, 3 बेटे ही हैं पहली वाइफ से, तो चलो बेटी भी मेरे घर में रह लेगी। सुबह जब हुआ तो देखा कि भाई उसको चोटें लगी हुई हैं, सारा बेड पे खून हुआ है। जिंदा थे तब तक? नहीं, डेथ हो गई थी। ये वकवा कहीं रात को ही हो गया, ठीक है। फिर शक व शुबहा शुरू हुए कि भाई कौन हो सकता है, घर का ही कोई बंदा है। जाहिर है हमारा किसी को यहाँ पे पता नहीं। मुकदमा आपने किसके खिलाफ दर्ज कराया? उसकी बीवी और उसके भाइयों के खिलाफ। तब तक आपको अपने भतीजों के बारे में नहीं पता? के बारे में ये था कि बस उस बीवी ने ना मतलब डेफिनेटली बात है कि किसी से मिलके ये काम करवाया। फिर शुबह उनके भाइयों पे ही जाता था, क्योंकि उसके भाइयों ने भी कोई हमने उसका अब डेटा निकाला। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि उनका बाप भी कोई MQ में पीछे रहा है, कराची से ये भाग के आए, ठीक है। तो उनका ताल्लुक कुछ ऐसे ही क्रिमिनल लोगों से सारा सिस्टम था। तो हमें फिर पूरा कभी शुबह हो गया कि यार इन्होंने ही ये काम किया है। आप लोगों की बिरादरी है वो भी? हाँ जी, बिरादरी है। तो 2-3 जब गुजरे तो पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार किया, जाहिर इन्वेस्टिगेशन। तब तक आपके भतीजे यहाँ भी रहे, फरार यहाँ पे रहे, यहीं पर रहे। फिर जब भतीजे से पूछा, इंटरोगेशन की, तो उसने बताया कि जो जीनत बीबी है। नहीं, आपको पहले शक कैसे हुआ भतीजों के ऊपर? क्योंकि सारा जो मुकदमा दर्ज हुआ, जो सारी एपिसोड चली, वो तो आपकी शक इसलिए हुआ कि हमारे इस गांव में आप एक दफ़ा इधर गुजरेंगे ना, दूसरी दफ़ा वापस जाएंगे तो आपको किसी ने रोक के पूछ लेना, भाई आप क्या किससे मिलना है, आप यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि टोटल एक ही ख़ानदान है, आउटसाइडर बनता है यहाँ पे। अगर 1 मिनट भी रुकेगा तो पता चल जाएगा ये आउटसाइडर क्यों आया। और जो रिश्तेदारियाँ हैं, हर बंदा एक दूसरे को जानता है, ठीक है ना। उसकी वजह ये थी कि आउटसाइडर बंदा इधर नहीं आ सकता, किसी को पता ही नहीं है, किसी को भेद नहीं है हमारे घरों का, हम कैसे सोते हैं, किस तरह रहते हैं, किस तरह नहीं रहते। इसलिए शुबा था कि यार हमें जाहिर है जिस तरह का मर्डर की नौयत थी, मैं भी पुलिस अफसर हूँ, हर बंदा ये चीज़ सोचता है कि यार इसमें घर का बंदा ही इन्वॉल्व होगा, ठीक है। शक व शुबहात 100% हर बंदे के यही थे कि यार जो है ना बीवी ने करवाया है, ठीक है। लेकिन जब हम घर वाले मतलब जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी में गुवेर लगाते थे कि यार अगर उसने भी करवाया तो बाहर से बंदा आया, उसको किस तरह पता चला कि यार ये अंदर सोया हुआ है, ठीक है। फिर आइडिया शक व शुबहा जाते थे कि ये जो है ना ये बड़ा बेटा ये उसकी फेवर करता था, इसको कोई लालच है, ठीक है। जाहिर है सियाने लोग हैं, सारे बुजुर्ग हैं, उम्रें गुजारी हैं, ठीक है। इस तरह फिर उसको शक के दायरे में आ गया, उसको फिर निगरानी शुरू हो गई, ठीक है। फिर हमने जब पुलिस से कहा कि ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं, तो पुलिस ने इंटरोगेशन किया उनको ला के, तो उन्होंने फिर बता दिया कि यार जैसे आप बता रहे हैं कि जो बड़े वाला बेटा था उसका थोड़ा सा मैं उसी तरफ जा रहा हूँ ना। तो जब पुलिस ने बताया, फिर उस लड़के ने स्टेटमेंट दी, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि मेरे सामने ये स्टेटमेंट हुई, ठीक है, कि भाई मेरा जो जीनत बीवी है ना उसकी छोटी बहन से ताल्लुक़ था, ठीक है। तो जीनत ने भी ये कहा कि देखो अगर जब तक तुम्हारा बाप ज़िंदा है तब तक तुम्हारी शादी मेरी बहन से नहीं हो सकती, यानी उसकी खाला से, नई खाला से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर इसको हम साइड पे करते हैं या इसको मार देते हैं या मरवा देते हैं, जो भी हम सिलसिला करें, तो फिर हम मतलब कामयाब हो सकते हैं इस मिशन में। उसकी पेंशन आएगी, रिटायरमेंट आएगी, वो सारी मेरे नाम होगी। इस तरह उसको ब्रीफ किया गया लड़के को, ठीक है। उसकी बहन ने भी उसको ब्रीफ किया, मतलब जो मुलज़म है उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक उसकी जो भाभी है जीनत बीबी की, यानी इसकी मामी, इन तीनों ने मिलकर इसको ब्रीफ किया। तो छोटे बेटे का किरदार कैसे बीच में शामिल हुआ? अभी मैं चल रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ।
तो उसने ये कहा कि उन्होंने मुझसे कहा 2-3 दिन पहले भी बात हुई कि आप इसको मार दो, इस तरह कर लो हमें, क्योंकि वो 2-3 दिन पहले से ही थोड़ा सा जिस तरह नशे की हालत में बंदा फिरता है। हम भतीजा आपका? नहीं, भाई मेरा। अच्छा। ठीक है, तो हमने महसूस किया कि शायद इसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। ठीक है, उसको चेक कराया, उसने कहा इसका ब्लड प्रेशर लो है इस सिलसिले में, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इसको नशा दिया जा रहा है मुसलसल। ठीक है, उस दिन भी हमें कभी शुबा है कि उसको नशा दे के ही मारा गया है, क्योंकि वो माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग था, मतलब एलीट कमांडो था, फिट था, फुल फिट था। ठीक है, तो जो उसने जो बताया, उसने कहा कि इस तरह मतलब मैं अंदर आया हूँ। ठीक है, मेरा अबू ने कहा मेरा सर दबा दें। ठीक है, जब मैंने उसको सर दबाया तो वो सो गया है। जब वो सो गया तो मैंने किचन से वो डंडा जो होता है मसाला पीसने वाला वो निकाला है, उसके सर पे मारा है। तो मैंने छोटे को बताया कि मैं अपने अब्बू को मार के आ गया हूँ। तो छोटे ने कहा कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो इसको कवर कर लेते हैं। फिर छोटे ने सुबह आके शोर किया है। जब मैं आया हूँ मेरे साथ ही, मतलब मैं इधर से इंटर हूँ तो वो भी साथ ही मेरे इंटर हुए, तो उन्होंने वही वावेला मचाया कि अबू मर गया, अबू मर गया। ठीक है ना, लेकिन जो एक बंदे की नोयत होती है, चेहरे का इंप्रेशन होता है, गम की हालत होती है, वो उनके ऊपर नहीं थी, दोनों की नहीं। दोनों और तीसरा जो बेटा, तीसरा जो है उसको पता ही नहीं था, वो सारी रात सोया रहा। ठीक है, उनके बकौल ये है कि 10 साढ़े 10 बजे करीब हमने उसे मार दिया, फिर डंडा मार के हम घर चले गए। बड़े की तो आपने लालच बता दी कि उसको अपनी खाला से ताल्लुक बनाना था, तो छोटे ने क्यों साथ दिया? छोटे को उसने साथ मिला लिया कि भाई सब कुछ हमारा ही होगा, मतलब एक पैसा, क्योंकि उसकी छोटी उम्र है ना, 14 साढ़े 14 साल उम्र है उसकी। अच्छा। आप बड़े भाई जैसे ये बता रहे थे कि आपको बुलाया गया जब ये लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी के दरमियान हुआ, तो आपको सालसी के लिए बुलाया गया। लड़ाई झगड़े की वजह क्या थी? आप जैसे ये बता रहे हैं कि 2-2.5 साल ही सिर्फ अभी शादी को हुए थे। सर, लड़ाई झगड़े की वजह जो उस दिन सामने आई, पहले हमें लड़ाई झगड़ा इनका चल रहा था काफ़ी, मुझे बताया करता था। वो मेरा भाई सबसे ज़्यादा मेरे पास आया जाया करता था सुबह हर वक्त। जिस दिन से खास कर अम्मी गई हैं उस दिन से सुबह हर रोज़ मेरे पास बैठता था जाके अपनी भाभी के पास, मेरे बच्चों के साथ। तो वो बताता था कि भाई मैं भूखा रहता हूँ, मैं रोटी भी नहीं पका के देती, और यहाँ तक बात है दोनों माँ बेटियाँ पका के खा लेती हैं। और हम भी देखते थे कि वो हर रोज़ तकरीबन 12 बजे जाकर नाश्ता लेके, वो तो चला जाता था ड्यूटी पे, ये बच्चे भी नाश्ता वहाँ से लेके आते थे, नान चने ले आए, कभी कुछ ले आए, कभी कुछ ले आए। यहाँ तक बात थी कि वो कभी इनको रोटी भी नहीं पका के देती थी। तो वो रोता था मेरे सामने बैठ के काफ़ी। उसने एक दिन इनका झगड़ा हुआ तो मुझे इन्होंने बुलाया, वो छोटे बेटे ने फ़ोन किया जो इसमें शामिल है कि ताया अब्बू घर आना, मैं आया हूँ यहाँ पे। ये जीनत बीबी, इसकी माँ, इसकी छोटी बहन, वही बहन जिसकी ये बात हो रही है, और ये भी थे, बेटे भी दोनों थे, दरमियान वाला नहीं था, ये दोनों यहीं थे। तो उन्होंने कहा ये हमारे साथ जाती कि ये हमें गालियाँ निकाली हैं, वो इसे मारने को भाग रहा था, मैंने बचाया अपनी बेटी को, तो मुझे भी गालियाँ निकाली हैं। तो ये तो कोई बात नहीं, मैं माँ की जगह पे मुझे गालियाँ निकाली हैं, इसका तो बदला मैं इससे लूँगी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा देखो सास जो है वो महरम है। ये सारों के सामने आपकी भाई की जो दूसरी सास, उन्होंने कहा कि मैं इसका बदला लूँगी, हाँ, इन सब के सामने बात हुई। तो मैंने उसके आगे हाथ बांधे, मैंने कहा मैं बड़ा हूँ, इस घर का कोई बात नहीं है, आप ना मुझे माफ़ कर दें। मेरे भाई ने अगर गलती कर ली, आप माँ है, माँ को गाली नहीं निकालनी चाहिए थी, गलत किया उसने। अगर आपको निकाली भी हैं तो मैं आपके पाँव, मैंने हकीकत में उसके गोडों को हाथ लगाया, मैंने कहा आप मेरी माँ है और मुझे माफ़ कर दें। उसने कहा नहीं ये बात नहीं है, आज तक मुझे किसी ने ओए नहीं कहा, इसने मुझे गालियाँ निकाली हैं। पहले के साथ भी हमने ये किया, ये क्या चीज़ है। अच्छा, वो औरत पहले शादीशुदा थी और वहाँ से तलाक हुई थी, और उसने मुझे बताया कि हमने पहले के साथ भी, उसको भी हम जंगल में मार के फेंक आए थे, लेकिन वो बस खुदा की कुदरत थी, किसी ने देख लिया, हॉस्पिटल पहुँचा, वो बच गया था। तो इसके हमने टुकड़े करवा देने, तो ये देख लें बचा लें, इसको बचाया जाता था। बहरहाल मैंने बहुत मिन्नतें की उनकी, मैंने कहा हम इस पोजीशन में नहीं हैं, सब हम मुलाजिम में, कोई बात नहीं, हम मुझे आप माफ़ कर दें, मेरी माँ है। उस वक़्त वो चली गई शोर मचाती हुई कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है मैं जा रही हूँ। अब तकरीबन इस वक़्वे से कुछ दिन पहले वो अपना सारा सामान बांध के यहाँ से डॉक्यूमेंट वगैरह लेके, 3-4 थैले थे, बक्से थे, वो लेके उनके 2 भाई और 2 मामू आए थे। उसकी वीडियो मेरे पास है। जैसे आपके भी छोटे भाई बता रहे हैं कि आप लोगों की एक बड़ी तादाद खानदान की पुलिस के अंदर है और आप लोगों का अपना है, तो इतना कुछ वो जब कह के गई तो आप लोगों को उसकी बिल्कुल भी बात आप लोगों ने इतनी लाइट कैसे ले ली कि वो सारों के सामने आप लोगों को धमकियां दे के गई और उसकी हिस्ट्री भी आप लोगों को पता चल गई, फिर आप इतना उसको लाइट क्यों लेते रहे मामले को? 70-72 साल हमें यहाँ हो गए, हमारे बड़े आके बैठे थे, आज तक हमारे इस गांव से एक मुर्गी नहीं चोरी हुई,
तो हमारे दिल में तो यही था कि एक ख़ानदान है, एक मसला है, कोई भी यहाँ जैसे भाई ने अभी पहले बताया आपको कि यहाँ पे अगर कोई भी बंदा एक चक्कर लगा के दोबारा आता तो हम उसको रोक लेते हैं। लेकिन भैया बाहर से तो कोई भी बंदा नहीं है, उन्होंने तो आपके घर के अंदर से हाँ, बंदों को मैं इस्तेमाल वही करके। उधर ही मैं आ रहा हूँ। तो जिस दिन ये वकवा हुआ है ना, उस दिन मुझे सारी बातों का पता लगा। वो मेरा भाई मेरे पास गया था, मैं अम्मी की कब्र पे कुरान पाक पढ़ रहा था, तो उसने मुझे बताया भाई मुझे बहुत ख़तरा है। मैंने कहा कोई नहीं, हम हल कर लेते हैं, कल से मैं आपके साथ दो वजह नहीं पूछी किस चीज़ मैंने से खतरा कैसे? बता रहा हूँ ना मैं वही, उसने वजह बताई कि मेरा जो बेटा है ये उनके साथ मिला हुआ है और वो मुझे थ्रेड कर रहे हैं कि हम आप बस 1-2 दिन में देखें क्या बनता है, और ये उनके साथ मिल के करवाएगा जो करवाएगा। मुझे और कहीं भी बात नहीं, डर मुझे इससे है, उनसे नहीं है। मैंने कहा क्या वजह? उसने ईमानी कुरानी अम्मी की कब्र पे बैठ के मुझसे कहा था कि ये मसला ऐसा है कि इसका अपनी खाला के साथ है, चक्कर चल रहा है और इसको पूरे हाथों पे पूरे जाल में उन्होंने फंसा लिया है, तो ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। मैंने आके घर भी बताई ये बात कि आज मेरा भाई जाते दफ़ा यह कह के गया। मैंने कहा अच्छा भाई आज आप जाएं, कल से मैं आपके साथ ना 2 लड़के भेजूंगा, मैं अपने बेटों को भेजूंगा आपके साथ, मैं आपको अकेला ड्यूटी पे नहीं जाने दूंगा। अब क्या पता था कि आज ही वकवा हो जाएगा। तो सुबह 6 बजे मुझे बताया है, रात को ये वकवा हो। बड़े को तो ये लालच होगी, छोटे को क्या लालच? सर छोटे को भी अब उनकी जो स्टेटमेंट है उसके बकौल उसने कहा था, वो जो अपने तफ्तीशी के सामने जो उन्होंने बयान दिया आगे भी दिया है, उसको भी यही लालच था जो इसको बड़े को था। जो बेटी थी ना इसकी, उसकी कितनी उम्र थी जो आपकी वो भाभी की? तकरीबन 8वीं-9वीं जमात में पढ़ती, पता नहीं मुझे तो। वो हाँ तकरीबन 14-15। अब कौन कौन पकड़ा गया? अब वो दोनों बेटे हैं, एक जीनत है। जीनत भी पकड़ी हाँ गई? जीनत भी पकड़ी। तो बाकी जो मुशावरत में सास वगैरह हैं? पर किसी को अभी उन्होंने टच ही नहीं किया पुलिस वालों ने। अभी तो उन्होंने CDR वगैरह नहीं करवाई, कोई अभी प्रोग्रेस है ही नहीं है। यानी आप लोग पुलिस वाले हो के आप लोगों के साथ ये हाँ बर्ताव? बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि उस दिन बहुत तेज़ी दिखाई थी। CCPO साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने नोटिस लिया था इस चीज़ का, और उन्होंने 10 बजे, ठीक 10 बजे, ये तकरीबन 6 बजे हमें पता चला है, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर ली थी कि मुझे फ़ौरन मुलजिम चाहिए और इनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। तो मेन मुलजिम जो 3 थे वो तो पकड़े गए हैं, मुशावरत वाले जो हैं अभी उनको टच नहीं किया है। बकौल इनके DIG के इन्होंने बयान दिया है, वहाँ पर हम भी थे, तो वो इन्होंने यही दिया है कि मेरी मामी, मेरी दूसरी माँ और खाला, उन्होंने मुझे कहा था कि आप इनको रास्ते से हटाएंगे फिर ही आपकी निकाह होगा, सारा कुछ होगा, हम होली सोली होंगे, बस बात ख़त्म हो जाएगी। तो ये मुझे तो सुबह बता दिया था मेरे भाई ने, लेकिन बस वही है कि हमने लाइट नहीं लिया, कोई चीज़ हमने ये दिमाग में आई नहीं कि यहाँ भी ऐसा कुछ हो सकता है। देखो जी, अगर कोई करना चाहे जहाँ मर्जी कर ले, तो बाहर का ही डर होता है ज़्यादा, घर का तो मैं अपने बेटों पे ट्रस्ट ना करूं तो किस पे करूं? ये रिश्ता एक अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, मुझे क्या पता। वो हमारे अब्बू मिसाल देते हैं, वो ज़मीन काश्तकार जो है वो गंदम बीजता है ना, तो उसमें कुछ काले सिट्टे भी निकलते हैं, तो ये काले सिट्टे हमारे घर में निकले हैं, हमें क्या पता हम सांपों को दूध पिला रहे हैं। इससे आगे तो कोई बात हो ही नहीं सकती। और जितना जुल्म इन्होंने किया है, जितनी ज्यादती इन्होंने की, यकीन करें मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा, मौके की जो तस्वीरें, जैसे मारा है मेरे भाई को इनका। अल्लाह ताला इनको गलत करेगा, देख लेना इंशाअल्लाह। ये ना सजा से पहले अल्लाह इनको सजा देगा। पागल हो के मरेंगे ये, अल्लाह इनको कीड़े पड़ेंगे जो, और जो इसने करवाया है ना जिसने, ये इंशाअल्लाह देख लेना इसके जिस्म में कीड़े पड़ के मरेगी ये। जो हमारे खानदान में आज तक एक बकरी नहीं चोरी हुई यहाँ से, और जो मेरे भाई के साथ इतना जुल्म किया गया, यकीन करें अगर आप मौके पे होते ना जी, मैंने देखी तस्वीरें जी। तो मैं तो अब वजीर आला से और IG साहब से यही दरख्वास्त करूंगा कि मेरा भतीजा हो, मेरा भाई हो, जो भी है, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इनको पूरी सजा मिलनी चाहिए जितना इन्होंने मेरे भाई के साथ जुल्म किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके तो महकमे का बंदा था, तो बहुत जुल्म किया मेरे भाई इन्होंने। तो अल्लाह ताला इनको, बस मैं तो बद्दुआ ही दूंगा कि इनको गर्क करे, इनको एक इबरत का निशान बनाए, दुनिया देखे कि जो ये इतना जुल्म किया है तो इनको इसका कुछ बदला भी मिला। चाचा जी आप बताइएगा, जैसे माशाल्लाह आप घर के सरबराह हैं, बेटे आपके आगे पोते वगैरह सारे हो गए, कभी आपके मुशाहिदे में ऐसी आई कि बेटों ने बाप को ऐसे लालच में कत्ल कर दिया हो? नहीं, कभी नहीं सुना जी। जायदाद पे होते रहते हैं, लेकिन पता होता है वो ऐसे नहीं। कभी तो वो मुलाजमत कर रहा था, हैं, वो सबके साथ ताउन करता था। जिस दिन ये वाक़या मेरे पास ही बैठा था ईशा के टाइम 9 बजे, 9:15 बजे मैं नमाज़ पढ़ने गया हूँ, फिर इंतज़ार करके वो उठ के आया। आपके माशाल्लाह 5 बेटे हैं, 5 बेटों को आप पाल रहे हैं, उनके सर पे, यानी बेटों के सर पे ही बाप जो है वो याशी करता है। कभी आपको अपने बेटों से खौफ आया? नहीं, मुझे तो कोई खौफ नहीं।
मुझे ये कोई आपके खौफ नहीं। पोतों ने क्या किया? तो किया तो मैं क्या कर सकता हूँ, अल्लाह को उसने जो कुछ किया उन्होंने ठीक किया है बस। जैसे आपके बेटे कह रहे हैं कि इस हाँ? गांव में आप लोगों के 70 खानदान और नहीं, मुर्गी हमारे तक- तो कोई बात नहीं जी, अगर अब भी आवाज़ मारे तो सारे आ जाते हैं, लेकिन शको शुभ में बात होती है कि भाई बाहर से तो आ ही नहीं सकता कोई, हमारे घर में बढ़ सकता है कोई, हमें ये गुमान था। हमने यही इसीलिए तफ्सीस की थी खुद नहीं कि भाई इनकी तफ्सीस करो, कोई ना कोई घर में निकलेगा, कोई मुलव्वस होगा साथ। ये जो वक्त के साथ है चाचा जी घरों के अंदर दरारें पड़ रही हैं, इसकी क्या वजह है? आप तिराड़े ऐसे ही पाते हैं, पहले नहीं, ये पहले भी लोग मतरई माओं का जो प्यार होता था ऐसे ही निकलता था पहले भी। तो ये हमें तो मालूम नहीं हुआ कि भी ये अंदरों ने खाने ये चल रहा है बात। उसको नशावर चीज दे के सवा लिया, नहीं तो वो काबू आता था उनके, उसको नशा दिया था तो वो पड़ा, इन्होंने मार दिया। बेटा आपका कत्ल कर दिया, जी। पोते आपके पकड़े गए, जी। क्या कहेंगे? अब मैं क्या कहूँगा, मैं तो ये कहूँ कौन को सजा मिले जो भी कुछ आप मिले। चाहते हैं कि आपके पोतों बिल्कुल को सजा चाहता हूँ जी, ऐसे आदमी को नहीं होना चाहिए। उनको पता सारा खानदान, दादा दादी बा ताया, किसी की भी लिहाज नहीं उसको होती, उनको शर्म नहीं आई, उनको लिहाज नहीं आते, वालदेन को ऐसे मारते। जब जिस शक्ल में वो पड़ा है, बेटा देख सकता है वालदेन को, हैं? सही कह रहे। बस ये हमारी तो यही हुआ है, जो कुछ अल्लाह का मंजूर है वही होगा जी, बस बात ये है। किस किस्म का इंसाफ चाहेंगे? बेशक आपकी अपनी औलाद मुझे है, तो यही हिसाब चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए जो कुछ उन्होंने किया बस। और जो जिस औरत ने ये सारा कुछ आपके हाँ। खानदान में आके दरार डाली उसके देख लिए- लो सारे डॉक्यूमेंट ले गई वो सारे, वो तो कहती थी कि भाई सारा कुछ ही हमारा ही होगा। वो छोटे को भी लालच यही दिया था उन्होंने कि मैं मुद्दई बनूंगी, तुमको छुड़ा लूंगी मैं, मुद्दई तो मैं ही बनूंगी ना, वो मुद्दई कौन है? और उन्होंने तो उसको उनको पूरी तसल्ली दी कि आप फंस भी जाएंगे ना इस कत्ल में तो मुद्दई मैं बनूंगी, हाँ, माफी दे दूंगी मैं। माफी दे दूंगी। अब आप लोगों के दिल में अपने बच्चों के लिए कोई नरम गोशा तो नहीं? कि नहीं, बिल्कुल नहीं जी, हमें तो इंसाफ चाहिए, सजा मिलनी इंसाफ चाहिए। चाहिए, सजा चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसे को नहीं चाहिए हमें। आप मकतूल के बुरसा की गुफ्तगू सुन रहे थे कि 70 से ज़ायद इनके यहाँ पे ख़ानदान हैं और पाकिस्तान पार्टीशन के बाद से ये यहाँ पे रह रहे हैं, और इनका दावा है कि इनके घर की मुर्गी तक कोई चोरी नहीं कर सका आज तक। लेकिन एक बाहर से औरत ने आके घर में दरार डाली और बेटों को ही उसने ऐसे कायल किया कि उन्होंने अपने सगे बाप को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और अब ये इस चीज़ को भूल चुके हैं कि वो इनके पोते हैं, इनका अपना खून है। ये चाहते हैं कि इंसाफ मिले और उस खातून को भी निशान इबरत बना दिया जाए ताकि आइंदा कोई इस तरह ख़ानदानों के अंदर दरारें ना डाले। लास्ट में मैं अपील करना चाहता हूँ अफसरान बाला से, मेरे भी अफसरान हैं, उनके भी अफसरान थे, कि देखो एक 14 साल का या 16 साल का बच्चा, उसके पीछे कोई तो रीज़न होती है, ठीक है। मैं किसी भी उनकी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता, लेकिन जो तरीक़ाकार है ना, CDR कढ़ाएँ, उनके मोबाइल्स के रिकॉर्ड हैं वो कढ़ाएँ, निकलवा के जो है ना प्रॉपर। मैं नहीं चाहता कि या जीनत बीबी के साथ ज़्यादती हो, उसकी बहन के साथ हो, या एनीवन कोई भी जो हमने नाम लिए हैं ना, हमें 120% यकीन है, ठीक है ना। आप कोई भी सेंसिटिव आदमी ये कहेगा कि भाई उनके मास्टरमाइंड जीनत बीबी है, आप चाहते हैं कि ठीक है ना, कानून के मुताबिक जिसका जितना किरदार है उसके मुताबिक मतलब सजा है कि मिले। ये काइंडली पर्सनली SP साहिबान, DIG साहिबान, CCPO से ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली थोड़ा सा पर्सनल ले लें, क्योंकि उन्होंने 24 साल पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है, आवाम की खिदमत की है, VVIPs को प्रोटेक्ट किया है, और आज वो खुद ही मतलब कत्ल हो गए। आप चाहते हैं कि कानून के मुताबिक जी, जो है बस सबसे- ये कि काइंडली थोड़ा सा ना, जो IO है हमारा अभी पलवान साहब इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं, ठीक है, उनसे SP साहिबान थोड़ा सा मतलब कांटेक्ट में रहें, इस मामले को केस थोड़ा की सा अपडेट personal वगैरह लें। लेते हैं जी, ताकि केस पाया तक मिल तक। बहुत शुक्रिया सर।
जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अंदर हकीकी औलाद ने अपने बाप को कत्ल कर दिया और कत्ल करने की वजूहात आपने उसकी जो मकतूल के पुरसा से भी सुनी कि उनको लगता है कि जो उसकी सुतेली माँ थी उसने उसको बरगलाया अपने बाप के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ़ किस्म की लालचें भी थी, जिसमें से एक लालच ये थी कि शादी जो है वो अपनी बहन के साथ करवा देगी। एक शख्स जिसने इस रूह को दुनिया में लाने के लिए अपना किरदार अदा किया और फिर उसको पालने के लिए जतन किए, लिखाया, पढ़ाया, खिलाया, घर के रिहाइश दी, यानी रहने के लिए छत दी, तो सगी औलाद अपने बाप को कैसे कत्ल कर सकती है? इसके पीछे क्या मुहरिकात हो सकती हैं? क्या कि ये कोई नफ्सियाती बीमारी हो सकती है या क्या ऐसे सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं जिसके अंदर इंसान अपने हकीकी खून को, अपने वालिद को भूल जाए? ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे नफ्सियात मौजूद हैं, उनसे जानेंगे और इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस किस्म के लोगों का आगे फ्यूचर क्या होता है। अलीना, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि दुनिया में बहुत से रिश्ते हैं, लेकिन उनके अंदर जो वालिदैन का रिश्ता है वो ऐसा रिश्ता है कि इंसान पूरी ज़िंदगी इस रिश्ते को फरामोश नहीं कर सकता। और आप यानी अगर ये दुनिया में ना भी रहें तो आपको हर वक्त इनकी याद जो है वो आती रहती है और रिपीटेडली आप यानी आपको एक तकलीफ़ होती है, एक अंदर से एक तकलीफ़ उठती है। जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अंदर सगी औलाद ने बाप को सुतेली माँ की इमा पे कत्ल कर दिया, क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक आपने पहली बात की कि जी वालिदैन का एक ऐसा रिश्ता होता है कि जिसको आप नहीं फरामोश कर सकते, तो मेरा ख्याल ये है कि रिश्ते जो होते हैं वो बहुत से ऐसे रिश्ते अगर खूनी ना भी हों, अगर उनके साथ एक बॉन्ड डेवलप हो जाए तो आप उसको लाइफ के किसी भी एरिया के अंदर या लाइफ के किसी भी स्टेज के अंदर उसको नहीं भुला सकते। ठीक है, चाहे वो आपका बहन के साथ रिश्ता है, माँ बाप के साथ है। और जहाँ तक इंसानियत की बात है, तो जब कत्ल की बात आ जाती है तो इसका ये मतलब है कि अब वो इंसान उस हालत में नहीं है या उसकी वो कैफियत नहीं है कि वो ये सोच समझ ही नहीं रहा कि जिसका वो कत्ल करने जा रहा है उसके साथ वो रिश्ता क्या है। अब इस वाले केस के अंदर जहाँ तक बात है कि जी नफ्सियाती क्या पहलू हो सकते हैं, तो नफ्सियाती बहुत से पहलू हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है उसके, अब वो ये बात है कि उसके पीछे से लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें उस टाइम के ऊपर चल रही थी, फिर एक ऐसा मोमेंट, कौन सा वो वीक मोमेंट आया जिसके अंदर वो अपने एहसासात पे, अपने जज्बात पे या अपनी सोचों पे काबू नहीं रख पाया और उसने वो कदम उठा लिया। अब अगेन वही वाली बात है कि इसके अंदर वो जो इसका रिश्ता जो है वो सौतेली माँ का रिश्ता है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि उसका सौतेली माँ, क्योंकि हमारे कल्चर में ये देखा गया है ना कि अगर स्टेप मदर है तो बुरी ही होगी, हम न्यूट्रल होकर किसी भी रिश्ते के बारे में नहीं सोचते। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सौतेली माँ बुरी हो सकती है और बाप बहुत अच्छा हो सकता है, पिक्चर रिवर्स भी हो सकती है। कि हमारे कल्चर या हमारी सोसाइटी के अंदर एक चीज़ ये कर दी गई है कि सौतेली माँ है, वो कभी अच्छी बन ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इंसान का दिल है, किसी भी टाइम पर मोम हो सकता है। और जब बात आती है ममता की, तो वो चाहे किसी का भी बच्चा हो, अपनाने का दिल इंसान का करता है। अगेन बात फिर वो आ जाती है हमारी रिजिडिटी की। अगर हम इस केस को ना भी देखें और ओवरऑल भी अगर हम चीज़ों के बारे में देखें तो हम रिजिड बहुत हो चुके हैं। हम ये चीज़ समझते ही नहीं हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी भी किसी चीज़ का नाम है। और जी जैसे कि अगर स्पेसिफिकली इस केस को देखें तो रिश्तों के ऊपर तो हमारे यहाँ जो है वो भाई भाई का नहीं रहता, बहन बहन की नहीं रहती। तो अगर इस पूरे सिनेरियो में अगर हम ये कहें कि कोई साइकोलॉजिकल मसला था उस बच्चे में, तो उससे पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर उस बच्चे ने कत्ल किया है तो वो साइकोलॉजिकल मसला हुआ क्यों। अच्छा, हम इस चीज़ को तो बिल्कुल भी यानी एडवोकेट नहीं करेंगे कि उसको साइकोलॉजिकल मसला था या नहीं था, लेकिन जो आपसे पूछने की कोशिश, यानी मेरे मुताबिक वालिदैन एक ऐसा रिश्ता है कि वो कितने भी यानी आपको बुरे हालात में रखें, हमारी सोसाइटी में पैदा होने के बाद आप उनकी हया जो है वो करते हैं। अब कई ऐसे हमने केसेस देखे हैं जिसके अंदर वालिदैन जो है वो जब ज़ईफ़ हो जाते हैं तो वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं, तो वो बहुत सी ऐसी बातें कर जाते हैं जो नागवार गुजरती हैं, लेकिन उस इंसान उसको टॉलरेट करता है, इंसान दरगुजर करता है, वक्ती तौर पे वहाँ से चला जाता है, बाद में आके दोबारा वालिद साहब वालदा को यानी हम पैम्पर करते हैं। इसके अंदर लड़का भी जवान है और बंदा भी बूढ़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा 47-48 साल एज है और अकेला नहीं है, उसके 2 बेटे और भी हैं, यानी ये 3 भाई हैं। तो कैसे इंसान इस रिश्ते को फरामोश करके, अगर एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि उस औरत के वरगलाने पे कत्ल किया गया, तो कैसे इंसान इस रिश्ते को फरामोश कर सकता है?
कौन से ऐसे सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं कि इतने इंसान पे हावी हैं कि वो तमाम चीज़ों की तमीज़ भूल जाए? देखें, जिस टाइम अगर हम इसको थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखें तो जिस टाइम गुस्सा आता है तो गुस्से में इंसान किसी का कुछ नहीं सोचता और मोस्टली इंसान गुस्से में अपना भी नुकसान कर जाता है। तो हो सकता है वो सिचुएशन ऐसी हो कि जब वो अपने हवास में ना हो और हमें ये भी नहीं पता कि इस टाइम भी वो अपने उस एक्ट के ऊपर कितना गिल्ट में हो। तो मुझे लगता है कि उसने ये जो भी किया है शायद उसके पीछे बहुत सी फ्रस्ट्रेशन चल रही हो सकती हैं, गुस्सा हो सकता है और ये भी हो सकता है कि पीछे से वो बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त करता हुआ आ रहा हो और अभी एक बहुत छोटी सी बात हुई हो और जिसके ऊपर उसका आउटबर्स्ट हो गया हो। मतलब वो खुद के ऊपर काबू ना रख पाने की वजह से ये चीज़ हो सकती है कि ऐसे हुई हो। ये तो हम एक एस्पेक्ट को डिस्कस करें, अगर हम इसके दूसरे एस्पेक्ट पे हैं, खातून के ऊपर हैं, तो क्या आपको लगता है कि 2 साल के अंदर इंसान किसी नए रिश्ते के साथ ऐसी बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है कि पिछले जितने रिश्ते हैं उनको तमाम को भूल जाए? अच्छा, जो टाइम ड्यूरेशन है ना, वो हम ये नहीं कह सकते कि जी ये सेट टाइम फ्रेम है, इतने साल इतने महीने में आपका इसके साथ बॉन्ड डेवलप हो सकता है या इतने महीने के अंदर आपका इसके साथ रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। कुछ चीज़ें बहुत ही इंस्टेंट होती हैं, बहुत जल्दी आपके बॉन्ड डेवलप हो जाते हैं और सम टाइम्स एक छोटी सी बात के ऊपर बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है और सम टाइम्स आपके सालों के रिश्ते एक पल भर की तकरार के ऊपर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये कि अगर 2 साल के अंदर उसका माँ बेटे का एक बॉन्ड डेवलप हो गया है तो इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंसान को लालच किस हद तक लेके जा सकती है? यानी आप माहिर नफ्सियात हैं, अस्पताल में आप देखती होंगी मरीजों को, जब आप बहुत से टेस्ट केसेस आपके सामने आते होंगे, लालच इंसान को किस नहज तक लेके जा सकती है, किस हद तक लेके जा सकती है? यानी इसके अंदर एक एंगल ये भी बुरसा कहते हैं कि जो खातून है, स्टेप मदर हैं, उनकी जो छोटी बहन थी उससे इसकी शादी कराने का उन्होंने वादा किया था। अच्छा, तो डज दैट मेक एनी सेंस कि वो उस रिश्ते को पाने के लिए इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है? इस रिश्ते को तो तब ख़त्म किया जाता है ना, वैसे अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा इनका घरेलू मामला है, लेकिन अगर इस रिश्ते को तो तब ख़त्म किया जा सकता है ना कि जब बाप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो इस रिश्ते में, तो एक हम एक सोच सकते हैं कि ये रीज़न हो सकती है। ठीक है। हाँ, दूसरी बात जो रही लालच की या हसद की, तो हसद मेरे ख्याल से एक ऐसी रूहानी बीमारी है जो कि फौत होने के बाद कहते हैं जिस्मानी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन रूहानी बीमारी में से हसद एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके फौत होने के बाद भी आपके साथ एंड तक जाती है। और जहाँ तक लालच की बात है तो लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता और उसको हर चीज़ वो करने पे मजबूर कर सकता है जो कि हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन या हमारी जो अपनी मॉरल या एथिकल वैल्यूज़ भी हैं उसको भी वो अगर कर सकता वेरी है। प्रिसाइजली आपसे पूछा जाए, आपको क्या लगता है बतौर माहिर नफ्सियात के इस केस में क्या हुआ होगा? क्यों बेटों ने बाप को कत्ल किया? तो आप क्या कहेंगी सिंगल लाइनर? देखें, इसको हम किसी भी एक फर्म कंक्लूजन के ऊपर नहीं कह सकते कि इस एक वजह से बच्चे ने बाप का कत्ल कर दिया। मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है कि उसके कुछ पर्सनल गेन्स हो सकते हैं। लाइक पर्सनल गेन्स हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे कि प्रॉपर्टी के इश्यूज हो जाते हैं या कुछ भी हो जाते हैं, ठीक है, तो और स्पेसिफिकली जैसे आपने कहा कि एक हमारे पास एक रीज़न ये भी आई है रिश्ते वाली रीज़न, ये एपरेंट रीज़न है जो कि हमें नज़र आ रही है रीज़न। ये नहीं हो सकता कि यही हमारी सॉलिड रीज़न हो, इसके अलावा कुछ और भी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी थी भी वन ऑफ द रीजन और वैसे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं उसके। अब हम इस टाइम सिर्फ ये चीज़ देख रहे हैं कि उनके घर में इस टाइम जो वो रिश्ते की बात चल रही है। हो सकता है बच्चा अनएम्प्लॉयड हो सकता है उसके कोई फ्रेंड्स के साथ लड़ाइयाँ हो, ठीक है, जिसकी फ्रस्ट्रेशन के अंदर, एंगर के अंदर वो तमाम चीज़ें जो कि उसने काफ़ी अरसे से सप्रेस होंगी उसके अंदर, वो एक इंसिडेंट हुआ और हो सकता है कि वो इंसिडेंट भी इतना लाइमलाइट वाला या इतनी इंटेंसिटी का ना होता, लेकिन वो पीछे से बैकग्राउंड में उसकी वो इतनी चीज़ें चल रही थी कि जब वो फिगर में चीज़ आई तो वो अपने ऊपर काबू नहीं रख सका और वो इस तरह से जो है वो सूरत पेश आ गई। थैंक यू वेरी मच। माहिर नफ्सियात अलीना नवीद हमारे साथ मौजूद थी। इनके मुताबिक बिल्कुल हम एक एस्पेक्ट को देख रहे होते हैं, लेकिन अगर रिवर्स एस्पेक्ट को देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि खातून के साथ उसका माँ वाला रिलेशन इतना स्ट्रांग हो गया और बाप की तरफ से उसको कोई ऐसी चीज़ें, कमियां हो जिसका उसने रंज उतार लिया हो। मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। इनका कहना है कि ये खाली एक वजह नहीं हो सकती कि रिश्ते की वजह से उसने कत्ल कर दिया बाप को। बहुत सी सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स हो रही होती हैं जो इंसान अपने अंदर दबाता रहता है और फिर एक ऐसा वीक मोमेंट आता है जब वो उसको उस चीज़ का इजहार कर देते हैं और उस इजहार की जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसने कभी भी कैलकुलेट नहीं किए होते। लेकिन
उर्सा की जानिब से यही इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि पुलिस तफ्तीश इंतहाई नाक़िस तरीके से कर रही है। उनका पेटी भाई है, उनको चाहिए कि पुलिस पुलिस एहलकार की जिसको कत्ल किया गया उसके कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और तमाम को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस के ऊपर हर केस के अंदर कोई ना कोई मुद्दई जो है वो इल्ज़ाम आयद कर रहा होता है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि पुलिस को भी चाहिए कि अपने महकमे के अंदर ऐसे अफराद को ज़रूर देखें जो कत्ल जैसे संगीन मामलात के अंदर ताक़ीर करते हैं। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।